Let's start. So this is day 8 of PT 365 discussion of international relation. अब इसमें हम नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं. पहला सब टॉपिक इसमें देखिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. तो अभी एक रीसेंट एनालिसिस मिला जिसके थ्रू पता लगा कि इंडिया का जो ट्रेड है विद इट्स साउथ एशियन नेबर हैज़ फॉलन टू अ 10-year लो, और अब ये 3% से भी कम हो चुका है ये नंबर. So this presents a dark picture in terms of the neighborhood trade. So थोड़ा सा डेटा वगैरह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. So in 2021, India's largest export market in the region is Bangladesh, followed by Nepal and Sri Lanka. Clear? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड है, उसके बाद नेपाल एंड श्रीलंका. पाकिस्तान के साथ पहले ट्रेड कभी हुआ करता था, लेकिन सिंस 2017 हमारा ट्रेड अब कुछ खास है नहीं उनके साथ. ठीक है. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये भी निकल के आया कि हमारा जो ट्रेड है, अगर उसे चाइना के साथ इन कंट्रीज़ का ट्रेड को कंपेयर करें तो विल फाइंड कि चाइनाज ओवरऑल ट्रेड विद दीज कंट्रीज वॉज 65% हायर देन इंडिया, डिस्पाइट इंडिया हैविंग लो टेरिफ्स. लो टेरिफ्स मतलब कि इनका जो सामान इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है वो उस पर इंडिया जो है कम कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाता है, कम टेरिफ लगाता है. फिर भी देखा गया कि चाइना के साथ जो ट्रेड है वो हायर है. राइट. और उसके पीछे रीज़न क्या क्या दिए गए, जैसे हमारा पैरा टैरिफ मतलब बॉर्डर चार्जेस या फीस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, इनफॉर्मल ट्रेड है. इसके अलावा कुछ नॉन टेरिफ बैरियर्स भी हैं जिसकी वजह से हमारा जो नेबरहुड जो ट्रेड है वो काफ़ी कम है. राइट. आगे चलते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ काम करेंगे, बाकी ये सब मेंस के पर्सपेक्टिव से काम करेगा. नेक्स्ट देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो 2023 मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. अब ये एक चीज़ सेलिब्रेशन का हो गया चाइना के लिए, बट इसके साथ कई झटके भी लगे हैं चाइना को. जैसे अभी रिसेंटली इसमें से इटली ने पुल आउट कर दिया. इटली वॉज द ओनली G7 नेशन विच वॉज पार्ट ऑफ द BRI, लेकिन अब इटली भी इसमें से बाहर निकल गया. तो इसके कारण कह सकते हैं कि बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है इसको डिप्लोमेटिकली काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ा है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लैंड प्लस मैरीटाइम रूट दोनों के थ्रू कनेक्शन करता है. तो ये आप देख सकते हो शियान से ये चाइना की सिटीज़ है, फिर अलमाती, बिश्केक, समरखंड, दुशानबे, तेहरान, इस्तानबुल, और फिर मॉस्को, और ऊपर वेनिस और रॉटरडैम एम्स्टर्डम तक ये जाता है. नीचे मैरीटाइम डोमेन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स आप देख सकते हो, क्वांजू, ग्वांगजू, जेंजियांग, हाइकू. ठीक है. फिर कुआलालंपुर, जाकृता. राइट. नीचे कोलंबो, नायरोबी, एथेंस, ये सब रीजन्स को कनेक्ट करना चाह रहा था. और चाइना का एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है विच वाज लॉन्च इन 2013. इट एम्ड टू कनेक्ट द एशिया विद अफ्रीका एंड यूरोप बाय लैंड एंड मेरीटाइम नेटवर्क. क्लियर. तो ये दो तीन कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इनको कनेक्ट करने चाह रहे थे इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू. ठीक है. इसमें इनिशियली एक और पार्ट था विच वाज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC. वो इनिशियली इसका पार्ट था, बट बाद में उन्होंने इसे सेपरेट करके बोला कि ये एक अलग प्रोजेक्ट है. इंडिया इसीलिए इसको अपोज कर रहा था शुरू से, बिकॉज ये इंडिया का जो रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला उससे होके गुजर रहा था. तो इंडिया शुरू से इसलिए अपोज कर रहा था, बट फिर इन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर हमें इसे अलग प्रोजेक्ट बता देंगे तो शायद इंडिया का जो प्रोटेस्ट है इसके अगेंस्ट वो बंद हो जाएगा. लेकिन इंडिया ने अभी भी स्टिल इंडिया इज अपोज टू दिस प्रोजेक्ट. ठीक है. तो याद रखना, CPEC इंडिया के गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से होके गुजरता है, और वो कनेक्ट किस रीजन को करता है, तो इट कनेक्ट्स द ग्वादर पोर्ट. राइट. जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है. बलूचिस्तान आपको पता है पाकिस्तान का वेस्टर्न प्रोविंस है. राइट. सो समवेयर ये यहाँ पे इनका शिनजियांग प्रोविंस है. ठीक है. शिनजियांग. और यहाँ पे एक माइनॉरिटी रहती है, मुस्लिम माइनॉरिटी, नाम है उइगुर. ठीक है. UYGHUR, उइगुर माइनॉरिटी यहाँ पे रहती है. तो ये शिनजियांग से होता हुआ इंडिया का जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से क्रॉस होके यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे ओपन अप होता है. राइट. और इसको अभी इन्होंने सेपरेट कर दिया, बट वो अलग चीज़ है, हमारे मतलब का नहीं ज़्यादा. अब क्या एफर्ट्स लिए गए हैं बाय डिफरेंट नेशंस या डिफरेंट ग्रुपिंग्स टू काउंटर द चाइनाज BRI. तो पहला है इसमें पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII. किसके द्वारा बनाया गया था, तो G7 के द्वारा बनाया गया था, ये याद रखना है अपने को. और ये बेसिकली एक रीपैकेज वर्जन है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का,
जो कि G7 ने पोस्ट कोविड जो था ये लॉन्च किया था फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इकोनॉमिक रिकवरी के लिए आफ्टर द कोविड-19 ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, ये यूरोपियन यूनियन का 300 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्लान है, जिसके थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, राइट। इंडिया ने भी अपने एफर्ट लिए हैं, जैसे अभी आपको पता है G20 में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया IMEC के बारे में, विच इज़ द इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये G20 के दौरान लॉन्च हुआ था। इसके अलावा रशिया का एक इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, विच इज़ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC। तो अब INSTC के बारे में देख लेते हैं। सो अभी इंडिया और ईरान ने एक वेंचर चालू किया है जिससे वो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेट करेंगे ऑन दिस INSTC फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी तक जो सामान लेट्स से रशिया से अगर इंडिया आना था तो इसको ट्रैवल करना पड़ता था फ्रॉम द रशिया टू द बाल्टिक नेशन, बाल्टिक नेशन से बाल्टिक सी, फिर ये इंग्लिश चैनल को क्रॉस करता था, फिर अटलांटिक ओशन, फिर मेडिटेरेनियन सी, वहाँ से स्विस कैनाल को क्रॉस करता था, और फिर वहाँ से होता हुआ ये अरेबियन सी में जो मुंबई हमारा JNPT पोर्ट है वहाँ पे आता था। तो ये रूट काफ़ी लंबा था, उसको शॉर्ट करने के लिए एक नया तरीका ढूंढा गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने लैंड और मैरीटाइम, अगेन ये रूट फिर से लैंड और मैरीटाइम है। तो यहाँ सेंट पीटरबर्ग से चालू होता है मॉस्को, मॉस्को के बाद अस्ट्राखान, फिर बाकू अजरबैजान में, उसके बाद ईरान में ट्रैवल करता है, और ईरान के जो बंदर अब्बास पोर्ट है, फिर बंदर अब्बास पोर्ट से इंडिया का जो JNPT है वहाँ पे ये लिंक करता है। तो ये रास्ता अब कंपैरेटिवली शॉर्टर है देन द ट्रेडिशनल वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रशिया टू इंडिया। क्लियर। फॉर दैट रीजन इसको इंडिया बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, बिकॉज इससे इंडिया को ना सिर्फ रशिया का एक्सेस बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी एक्सेस अच्छे से मिल जाता है। अब माइंड यू, ये वाला जो पोर्ट है बंदर अब्बास, दिस इज अनदर पोर्ट ऑफ ईरान। इसके अलावा इंडिया जो डेवलप कर रहा है यहाँ पे, उस पोर्ट का नाम चाबहार पोर्ट है। ठीक है। सो याद रखना, बंदर अब्बास जो पोर्ट है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास कहीं लगता है, लेकिन जो चाबार पोर्ट है ना ये थोड़ा सा और आगे की तरफ पड़ जाता है, मतलब टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड पड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो गल्फ ऑफ ओमान जो है ना उसमें खुलता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, INSTC कुछ वाटर बॉडीज को भी कनेक्ट करता है जो हमें पता होना चाहिए। तो ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को टू द कैस्पियन सी। पर्शियन गल्फ आपको पता है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे कैस्पियन सी है, राइट। कैस्पियन सी को कनेक्ट करेगा वाया ईरान एंड देन सेंट पीटरबर्ग्स। क्लियर। सो इसमें 13 कंट्रीज है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि है इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, टर्की, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, यूक्रेन एंड सीरिया। ठीक है, ये सब कंट्रीज थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। सो ये थोड़ा सा INSTC के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब आप मैप देख के पता लगा सकते हो इसमें इंडिया को क्या क्या बेनिफिट होंगे। एक तो इंडिया के जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा गुड्स का, राइट, और सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस है वो भी इंडिया को मिल जाएगा, एंड दिस विल हेल्प इंडिया टू काउंटर द चाइनाज BRI इनिशिएटिव। ठीक है, इतने पार्ट में कोई एडिशन या कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इनिशिएटिव एक और ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव है, दैट्स द नॉर्थ सी रूट, नॉर्दर्न सी रूट। तो रशिया इज इन टॉक्स विद इंडिया टू डेवलप द नॉर्दर्न सी रूट। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये ऊपर, आई थिंक यहाँ पे तो विजिबल नहीं है, बट ऊपर आपको पता है यहाँ पे आर्टिक सर्कल चालू हो जाता है जो कि फ्रोजन रहता है, लेकिन अब मेल्टिंग की वजह से ये जो आर्टिक सर्कल है वो पिघल रहा है और उससे नए नए मेरीटाइम रूट्स खुल रहे हैं। तो ऐसे में जो रशिया है वो चाहता है कि ये जो मैरीटाइम रूट्स है इसका इस्तेमाल किया जाए, और अब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन या जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है, बिकॉज ये कंपैरेटिवली एक स्मॉलर रूट बन के निकलेगा। सो ये जो नॉर्दर्न सी रूट है या नॉर्थ ईस्ट पैसेज है, दिस कनेक्ट द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द आर्टिक ओशन विच लाइज विद इन द रशियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक चीज याद रखना, आर्टिक सर्कल के अंदर कोई जमीन नहीं है, राइट, ये सारा का सारा फ्लोटिंग आइस है, क्योंकि ठंडी इतनी पड़ती है, यानी वो जो पानी है सारा फ्रोजन रहता है और उसकी वजह से आइस शीट देखने को मिलती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है। तो इसलिए इजीली जब भी ये मेल्ट करेगा तो इजीली बहुत सारा रास्ता शिप्स के ट्रांसपोर्ट के लिए खुला हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ अ 5,600 किलोमीटर लॉन्ग रूट दैट रन्स फ्रॉम द बेरिंग सी टू द बेरिंग स्ट्रीट।
अब इसमें 4 डिफरेंट सीज भी आते हैं आर्टिक ओशन में, आपको पता होना चाहिए। कारा, लेप्टेव, ईस्ट साइबेरियन एंड चुकची सी, ये 4 सीज आपको आर्टिक ओशन में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इससे जो रूट है यूरोप और ईस्ट पैसिफिक रीजन के बीच में जो ट्रैवलिंग टाइम है काफ़ी कम हो जाएगा। क्लियर? अभी ये जो ट्रैवलिंग टाइम है ये सुएज कैनाल से होकर निकलना पड़ता है, बट अब ये शायद सुएज कैनाल से होकर निकलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये बेनिफिट है इसका। सो यहाँ पे मैप में देख सकते हो ज़्यादा बेटर। सो ये वाला जो रीजन है दिस इज द आर्टिक सर्कल, और यहाँ पे सारा ये फ्रोजन रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीनलैंड हो गया, राइट? तो ये पूरा फ्रोजन रहता है, बट अब जैसे मेल्टिंग हो रही है तो फिर रशिया ये चाह रहा है कि हम बेसिकली कनेक्शन कर लें अपना ईस्ट और वेस्टर्न पार्ट के अंदर। तो इससे जो यूरोप हो गया उससे जो कनेक्टिविटी है, या लेट्स से इंडिया से वो जो कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं, वो सब इजी हो जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसराइल हमास वॉर। तो मैप में हम लोगों ने इसराइल और मिडल ईस्ट पहले देख लिया था, एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। सो ये आप देख सकते हो मैप है इसराइल, इसराइल का। ठीक है, कैपिटल जेरूसलम जो वो क्लेम करते हैं, वैसे इंटरनेशनली तेल अवीव को कैपिटल माना जाता है इसका। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा ये जो स्ट्रिप है दिस इज द गाजा स्ट्रिप, और इसके ईस्ट में द वेस्ट बैंक। तो ये दो टेरिटरीज हैं जहाँ पे जो पैलेस्टीनियन हैं अभी रहते हैं, राइट? और बाकी जो एरिया बच गया वो इसराइल है। और हम लोगों ने बात किया था इसराइल ने कुछ और एरियाज ऑक्यूपाई किए थे, जैसे गोलन हाइट्स एक एरिया था जो कि इन्होंने ऑक्यूपाई किया फ्रॉम द सीरिया। ठीक है, पहले सीरिया के पास था, बट 1967 में एक वॉर हुआ जिसे थर्ड अरब इसराइली वॉर बोलते हैं, या 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। उसमें ये जो गोलन हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया था इसराइल ने, और तब से ये उनके कब्जे के अंडर है। यहाँ पे एक सी ऑफ गैलिली है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, गोलन हाइट्स के पास यहाँ पे डेड सी है, वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट वाटर आपको डेड सी के अंदर में देखने को मिलता है, राइट? नीचे डाउन साउथ जाओगे तो इसराइल जो है गल्फ ऑफ अकाबा को टच करता है, तो ये चीज़ याद रखना, गल्फ ऑफ अकाबा को टच करता है। और गल्फ ऑफ अकाबा आगे कौन से वाटर बॉडी में ओपन अप होता है, कोई बता सकता है? गल्फ ऑफ अकाबा। रेड सी। करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये ना सिर्फ मेडिटेरेनियन सी बल्कि गल्फ ऑफ अकाबा को भी टच करता है। ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थोड़ा सा देख लेना, हम लोगों ने पहले भी बात किया, और यूपीएससी ये कन्फ्लिक्ट रीजन वाले जो एरियाज होते हैं ना उनके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए राफा में अभी एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं, राइट? अश्कलॉन जो है ये ऑलमोस्ट बाउंड्री पे लोकेटेड है इसराइल और पैलेस्टाइन की, राइट? सो ये चीज़ें थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। खान यूनिस करके एक यहाँ पे जगह है, फिर कैराम शलोम करके एक जगह है। तो ये सारी जगह आपको थोड़ा सा याद रखना है। और फिर कुछ फाइटिंग एश्कलॉन में हुई थी, जब इन्होंने पहले पैलेस्टाइन ने जब अटैक किया था तो सबसे पहले एश्कलॉन और इन एरियाज के अंदर फाइटिंग चालू हुई थी। फिर अशदोद में भी कुछ मिसाइल्स गिरी थी। ठीक है, हाइफा आपको पोर्ट पता होना चाहिए। हाइफा वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इंडिया का जो अभी ये आई मैक बना रहे हैं ना हम लोग, ये हाइफा से होता हुआ फिर ग्रीस के अंदर एंटर करेगा। क्लियर? और हमारा एक हिस्टोरिकल पास्ट भी है इस रीजन में। इंडियन फोर्सेस ने जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर, इंडियन फोर्सेस ने हाइफा जो रीजन है यहाँ पे फाइट किया था इन द वर्ल्ड वॉर। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी इसराइल ने हमास के ऊपर वॉर चालू कर दिया, उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, इससे पहले हमास ने जो अटैक किया था उन्होंने अपने अटैक का नाम दिया ऑपरेशन तूफान अल अस्का। यहाँ पे अल अक्सा करके एक मॉस्क है। क्लियर? तो इसलिए ये ऑपरेशन तूफान अल अक्सा रखा गया इसका नाम। अब इसराइल और पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट की थोड़ी हिस्ट्री में देखें तो इनिशियली ये जो था ये अरब पॉपुलेशन थी इस रीजन के अंदर, और पैलेस्टाइन नाम से जाना जाता था ये रीजन। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब चालू हुआ तो इस दौरान जो ब्रिटिश पीएम थे बेल्फोर, उन्होंने सपोर्ट मांगा जूस से, और उसके बदले उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये जो जूस है आप हमें सपोर्ट करो वर्ल्ड वॉर 1 में, तो हम जो है आपके लिए पैलेस्टाइन में एक नेशनल होम तैयार करके देंगे। तब एक जायनिस्ट मूवमेंट चल रहा था जिसका कहना ये था कि इनके पास अपनी एक ज़मीन होनी चाहिए, एक होली प्लेस होना चाहिए। तो जेरूसलम जो है ये बेसिकली 3 रिलीजन के लिए होली प्लेस है, क्रिश्चियनिटी, जूस और मुस्लिम्स। फॉर दैट रीज़न जूस यहाँ पे अपना रेजिडेंस या अपना जो है एक नेशनल होम चाहते थे, और वो बेल्फोर ने इनके सपोर्ट के बदले उन्हें दिया। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट 1947 में धीरे धीरे
यहाँ पे पॉपुलेशन जब बढ़ गई ज्यूज़ की, तो फिर एक सेपरेट जू स्टेट बनने की डिमांड होने लगी। एंड वहाँ पे यूएन का सपोर्ट जब मिला तो यूएन ने बोला कि ठीक है, आप ये जो है पैलेस्टाइन को स्प्लिट कर लो इनटू सेपरेट जूज एंड अरब स्टेट। एंड वहाँ से ये टू स्टेट जो पॉलिसी है ये चला आ रहा है। और यूएन भी इसको सपोर्ट करता है, इंडिया भी सपोर्ट करता है। एंड रिसेंटली आपको पता है हम लोगों ने सपोर्ट किया है, मतलब इंडिया ने सपोर्ट किया है यूएन मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अरब स्टेट्स ने इसको रिजेक्ट किया था, ये वाला जो 1947 का जो यूएन का ये जो वोट था उसको रिजेक्ट किया था, और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। इन 1948 में पहली बार फर्स्ट अरब इजरायली वॉर हुआ, और हर वॉर के अंदर इसराइल जो था उसमें विक्टोरियस बनकर निकला। फिर नेक्स्ट वॉर 1956 में हुआ, इसे स्विज वॉर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यूके, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर अटैक कर दिया इजिप्ट के ऊपर, जब इजिप्ट ने अपना क्लेम कर दिया ओवर द स्विज कैनाल। क्लियर? आपको पता होना चाहिए स्विस कैनाल ओनरशिप बदलती रही थी, पहले वो फ्रेंच कंपनी थी उसने चालू किया था, फ्रेंच से फिर ब्रिटिश के पास चला गया, ब्रिटिश से फिर अब वो यूएस के कंट्रोल में था। ठीक है, यूएस और इजिप्ट के कंट्रोल में था। तो इजिप्ट ने अपना जब कंट्रोल असर्ट करने की कोशिश किया तो ऐसे में यूके को लगा कि उसकी हेजीमनी जो है वो खतरे में आ जाएगी, तो इसलिए इसराइल, यूके और फ्रांस ने मिलकर अटैक कर दिया इजिप्ट पे। तो इस दौरान फिर जो सुपर पावर्स हैं विच वर यूएस एंड यूएसएसआर, वो इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सामने आए, और फिर स्टेलमेट हो गया था। नेक्स्ट देखो, 1967 में थर्ड अरब इजरायली वॉर हुआ, इसे 6 डे वॉर भी कहते हैं, और इसमें इसराइल ने सबसे ज़्यादा टेरिटरी जो था वो जीता। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था, सिनाई पेनिनसुला नाम का ये रीजन है। ठीक है, यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा और ये वाला जो रीजन है, दिस इज नथिंग बट द सिनाइन पेनिनसुला। राइट, ये सिनाई पेनिनसुला है, और इसको कैप्चर कर लिया था इसराइल ने ड्यूरिंग दिस वॉर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अटैक कर दिया इसराइल ने, और सारी जो एयरफोर्स है इजिप्ट की, सीरिया की, इनको निस्तो नाबूद कर दिया, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। और फिर इनकी टोटल एयर सुपीरियोरिटी बन गई थी, और फिर उसके बाद इन्होंने सबको भगा भगा के मारा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। और दिस वॉज द अरब थर्ड अरब इजरायली वॉर, या 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सिनाई पेनिनसुला इन्होंने कैप्चर कर लिया था, बट बाद में जब पीस ट्रीटी हुआ तो फिर उन्होंने वापस सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया, लेकिन जो गोलन हाइट्स थे वो इन्होंने अभी भी अपने पास रखे हुए हैं। फिर 1973 में यम किपुर वॉर हुआ। यम किपुर बेसिकली एक हॉलीडे होता है इसराइल के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे फोर्थ इजरायली वॉर हुआ, उसका भी आउटकम वही हुआ, इसमें क्लियरली इसराइल के पास अपर हैंड था। फिर 1987 में इंतफादा हुआ। इंतफादा ये जो टर्म है ये रेजिस्टेंस का नाम होता है। तो जैसे अभी हुआ ना, इसे एक इंतफादा बोल सकते हैं कि गाजा है उसने एक रेजिस्टेंस दिखाया, तो वही रेजिस्टेंस इससे पहले भी दिखाया गया, इसे फर्स्ट इंतफादा बोला गया, जिसके थ्रू इसराइली जो ऑक्यूपेशन है गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम में, उसे इन्हें रिपल्स करने की कोशिश की। ठीक है, सो यूएस, ईयू, इसराइल, इन सब ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। बट गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, मतलब गाजा स्ट्रिप में इनका इफेक्टिव पॉलिटिकल कंट्रोल है हमास का। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, 1994 में गाजा, वेस्ट बैंक और जो इसराइल है उसके बीच में एक पीस ट्रीटी कराया गया। दिस इज नोन एज द ऑस्लो एकॉर्ड। ये 1994 में ऑस्लो एकॉर्ड, ऑस्लो आपको पता है नॉर्वे के अंदर है, कैपिटल है उसका। तो उसके थ्रू एक इंटरिम बॉडी बनाया गया गाजा और वेस्ट बैंक के लिए, जिसका नाम है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। सो ये जो अथॉरिटी है ये मैनेज करी थी अफेयर्स ऑफ द बोथ द रीजन्स, एक तरफ आपका गाजा स्ट्रिप और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक। ठीक है, तो वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कैसे बनाया गया, तो यू शुड नो, ये ऑस्लो एकॉर्ड के थ्रू बनाया गया था। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ लैंडमार्क एग्रीमेंट्स हुए हैं अरब और इसराइल के बीच में। जैसे सबसे पहला एक पीस अकॉर्ड जो था वो 1978 में हुआ, कॉल्ड द कैम्प डेविड अकॉर्ड। कैम्प डेविड अकॉर्ड ये बेसिकली यूएस के अंदर है, और इसके थ्रू जो इजिप्ट और इसराइल है उसके बीच में जो रिलेशन है उनको इम्प्रूव किया गया। तो उसके थ्रू 1978 में इजिप्ट और इसराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी होता है, एंड इजिप्ट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ पीस ट्रीटी विद इसराइल। उसके बाद में धीरे धीरे और भी कंट्रीज ज्वाइन करते हैं, जैसे 1994 में जॉर्डन इसराइल पीस ट्रीटी साइन होती है, एंड जॉर्डन बिकेम द सेकेंड अरब कंट्री टू मेक अ पीस डील विद इसराइल। उसके बाद काफ़ी समय के बाद अब्राहम अकॉर्ड्स होते हैं 2020 के अंदर। ये भी अगेन यूएस के द्वारा ही मीडिएट करवाए होते हैं। तो इसके थ्रू इसराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात्स के बीच में रिलेशन इंप्रूव होते हैं, दोनों एक दूसरे के यहाँ एम्बेसी खोलने की बात करते हैं।
और इसके बाद और कंट्रीज भी इसके अलोंग फॉलो करती है, जैसे सूडान फॉलो करता है, सूडान भी अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर आ जाता है, बहरीन आ जाता है, मोरक्को आ जाता है, राइट। बट ये सारा जो प्रोग्रेस है ये कहीं ना कहीं वापस मिट्टी में मिल जाता है जब ये इसराइल और गाजा वॉर वापस चालू हो जाता है, ठीक है। सो ये सब जो चीज़ें थी प्रोग्रेस वापस पीछे चली गई, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, इंडिया का स्टैंड क्या है इसराइल पैलेस्टीन पे। तो हम लोगों ने हमेशा से सपोर्ट किया टू स्टेट सॉल्यूशन को, और इनफैक्ट इंडिया ने अभी वोट भी दिया है ऑफ द यूएन मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और अभी 2017 से इंडिया स्टार्टेड फॉलोइंग द डी हाइफनेशन पॉलिसी। पहले क्या था, हमारा जो इंडिया का जो रिलेशन था वो सेम था फॉर इसराइल और पैलेस्टीन, हमारा सेम रिलेशन था, मतलब अगर कोई स्टेट विजिट होती थी इसराइल में तो वो पैलेस्टाइन भी जाके आते थे। लेकिन डी हाइफिनेशन पॉलिसी में हम लोगों ने ये बोला कि हमारा इसराइल और पैलेस्टीन के साथ रिलेशन इंडिपेंडेंट है, हम दोनों को बराबर नहीं देखते हैं, ठीक है। सो अपना एक इंडिपेंडेंट रिलेशन इन दोनों के साथ चालू कर दिया। नेक्स्ट कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन अजय। सो ये जो इसराइल हमास वॉर जब चालू हुआ तो इस दौरान बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, और इसी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अजय रखा गया। इससे पहले हम लोगों ने ऑपरेशन गंगा देखा था, तो ऑपरेशन गंगा आपको याद ही होगा, यूक्रेन से जो रेस्क्यू किया गया था लोगों को, वो ऑपरेशन गंगा था, ठीक है। सो ये याद रख लेना, मिशन के नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, योम किपुर वॉर। तो इसके बारे में बता दिया मैंने, योम किपुर बेसिकली 1973 में अरब और इसराइल वॉर हुआ, और अभी हम इसकी 50th एनिवर्सरी जो है वो चल रही है, ठीक है। सो 1973 में अरब कोलिशन था, इसमें इजिप्ट, सीरिया, और इन्होंने सोचा कि हम एक चुपके से अटैक करते हैं, जैसा इसराइल ने इनसे पहले 1967 में 6 डे वॉर में इसराइल ने एकदम स्नीकी अटैक कर दिया था, तो ऐसे ही इन्होंने सोचा इस बार हम स्नीकी अटैक कर देते हैं, और ऐसा दिन चुनते जो कि एक हॉलीडे हो, जिस दिन ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे उस दिन अटैक कर देंगे। तो यौम किपुर ये दिन था जो एक जूइश हॉलीडे है, उस दिन इन्होंने अटैक किया, और इन्होंने सोचा कि हम जो सारी टेरिटरी इसराइल ने ले रखी है उसे वापस ले लेंगे। लेकिन ये प्लान जो था फ्लॉप हो गया था, और इसका भी रिजल्ट पहले वाले जो वॉर्स थे उसके जैसा ही निकला, बट इससे कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पहला, इसराइल ने गोलन हाइट्स ले लिया। फिर इजिप्ट का जो अलीजेंस है वो यूएस की तरफ शिफ्ट हो गया। इससे पहले इजिप्ट जो था वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर वाले ब्लॉक की तरफ था, लेकिन ये फेलियर के बाद फिर इजिप्ट के अंदर यूएस की तरफ अलीजेंस आ गया। इसके साथ साथ जो इसराइल है उसका जो इमेज था कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैन है इस रीजन के अंदर, वो इमेज डेंट हो गया था, जैसा अभी रिसेंटली भी डेंट हुआ है। नेक्स्ट, ऑयल एम्बार्गो प्लेस करा गया था ऑन यूएस बाय द अरब नेशंस, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, ठीक है, ताकि ऐसा क्राइसिस वापस आगे कभी रिपीट ना हो, राइट। सो ये था योम किपुर वॉर। आगे चलते हैं। अब देखो, इंटरनेशनल लॉ एंड वॉर ये हमारे काम का नहीं है, कोई पीएसआईआर वगैरह जो पढ़ता हो उसके लिए फिर भी काम का होगा, बाकी प्री के कंटेक्स में आई डोंट थिंक इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सो वी कैन स्किप दैट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, जिनेवा कन्वेंशन एंड रशिया यूक्रेन वॉर। तो यूपीएससी ने 2023 के अंदर यही सवाल पूछ रहा था कि यूक्रेन के साथ कौन कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर करती हैं, राइट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया था, जेपोरिजा ये रीजन कहाँ पे है, क्यों न्यूज़ में था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो रीजन है यूक्रेन के, यहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्रीमिया है, ये क्रीमियन पेनिनसुला वो भी बोलते हैं इसे। तो क्रीमिया वॉज एनेक्स बाय रशिया इन 2014, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेट का भी बात किया था, कर्च स्टेट। यहाँ पे एक ब्रिज है जिसको यूक्रेन ने कई बार उड़ाया है, राइट। तो याद रखना, कर्च ब्रिज है, ये कर्च स्टेट के ऊपर लोकेटेड है। इसके अलावा खरसोन करके रीजन है जो कि अभी रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। मिलिटोपोल एक रीजन है, डोनेस एक रीजन है, लुहांस एक रीजन है। तो डोनेस और लुहांस जो है ये वाले रीजन जो है रशिया के अंदर इनकॉपरेट हो चुके हैं, तो ये वाला एक चीज़ याद रखना। बाकी ये खरसन और मिलिटियोपोल जो है या मारियोपोल करके रीजन है, ये सब जो है अभी रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। इसके अलावा अभी खारकीव में लड़ाई चल रही है, सुमी के अंदर लड़ाई चल रही है, यार। और कैपिटल क्या है इसका, कैपिटल है कीव, और ये कीव जो है ये डिनीप्रो रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो याद रखना, डिनीप्रो जो रिवर है दिस फ्लोज इनटू द ब्लैक सी, क्लियर।
तो ये रिवर्स के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना डेनेप्रो रिवर यहाँ से फ्लो करती है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। तो जेनेवा कन्वेंशन इज अ सेट ऑफ 4 ट्रीटीज, और इसके साथ 4 एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं जो कि फॉर्मलाइज हुए थे 1949 में। बाद में प्रोटोकॉल्स लेटर ऑन ज्वाइन हुए थे इसमें। तो ये जो जिनेवा कन्वेंशन है, दीज आर रेटिफाइड बाय द ऑल द यूएन मेंबर्स। वो 196 स्टेट्स जो है यूएन के अंडर, उन सब ने इसे रेटिफाई कर रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्या क्या ये कन्वेंशन है देख लेते हैं। तो टोटल 4 कन्वेंशन अपने को पता होने चाहिए। पहला कन्वेंशन बात करता है या प्रोटेक्ट करता है वोंडेड और सिक सोल्जर्स को ऑन द लैंड ड्यूरिंग वॉर। मतलब किसी कन्फ्लिक्ट के दौरान लेट्स से कोई सोल्जर है, वो वोंडेड है या सिक है, अब उसका कैसे केयर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी फोर्स है, इवन एनिमी की फोर्स है, तो उसको अगर वो कस्टडी में ले लेती है उस सोल्जर को, तो वो कैसे उसे प्रोटेक्ट करेगी, उसके बारे में ये बात करता है। किस टाइप के वेपन यूज होने चाहिए उसके बारे में बात करता है। सेकंड जो है सिमिलरली ऐसा ही फर्स्ट के जैसा ही है कि वो प्रोटेक्ट करता है वोंडेड और शिप या शिपरेक मिलिट्री पर्सनल को, बट वो प्रोटेक्ट करता है उन्हें एट द सी, समुद्र के अंदर। अगर वो किसी कन्फ्लिक्ट के दौरान घायल हो जाते हैं तो उनका प्रोटेक्शन कैसे होना चाहिए उसके बारे में बात करता है। थर्ड वाला जो जिनेवा कन्वेंशन है, दिस अप्लाइज टू प्रिजनर ऑफ वॉर। अगर किसी पर्सन को आप कस्टडी में ले लेते हो तो उसका कैसे प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसको कैसे ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए प्रिजनर्स को दोनों साइड, एनिमी जो भी कन्फ्लिक्टिंग नेशंस है उनके बीच में जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उन्हें ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जैसे आपको पता है इंडिया का भी जब बालाकोट का स्ट्राइक किया था इंडिया ने, तो उसके बाद एक रिटेलिएशन स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। तो उसमें एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो कैप्टन थे अभिनंदन, उनका जो एयरक्राफ्ट है वो वहाँ पे पाकिस्तान में गिर गया था। तो ऐसे में हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू उन पे हम प्रेशर डाल सकते हैं कि आप इंश्योर करो कि उन पे ह्यूमन ट्रीटमेंट हो। ठीक है, ऐसे ही कुलभूषण यादव का केस है, तो उसमें भी अगेन जिनेवा कन्वेंशन को इन्वोक किया गया था। ठीक है, फिर फोर्थ जो कन्वेंशन है वो प्रोटेक्ट करता है सिविलियंस को। अब जब भी कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होता है तो उसमें कई बार क्या होता है, सिविलियंस जो है वो कोलेट्रल डैमेज के तौर पे देखे जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा ना हो उसके लिए सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनेवा का ये फोर्थ कन्वेंशन है। सो ये 4 कन्वेंशन है जो पता होने चाहिए। बाकी एडिशनल प्रोटोकॉल्स में फर्स्ट एंड सेकेंड यही बात करते हैं कि कैसे आर्म कन्फ्लिक्ट होगा, उनमें कौन किस किस तरीके से जो वॉर है वो फॉट किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल है। प्रोटोकॉल 3 में कुछ जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एड या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। जैसे आपने सुना भी होगा रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट और रेड क्रिस्टल, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर प्रोटेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, इन पे कभी भी अटैक नहीं होगा ड्यूरिंग अ वॉर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जिनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल्स में और उसके कन्वेंशंस में आती हैं। आगे चलते हैं, ब्लैक सी ग्रीन डील के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो देख लो ब्लैक सी के अराउंड कंट्रीज कौन कौन सी है। Greece लिख दिया, but I don't हाँ think there is Greece. हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ये ना इन्होंने एराटा में निकाला है, ये एरर है। वही मैं देख रहा है हम्म, इसमें ग्रीस कैसे आ गया, बर्गर टी बनता है वैसे तो ये नहीं है। ठीक है, वो ये वाला टर्की का। हाँ वो यस। टर्की का पार्ट है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, फंस सकते हो यहाँ पे आप। तो ये बेसिकली टर्की है, इसमें ग्रीस नहीं आता है। तो ये बनेगा कैसे, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, फिर GER, ये बेसिकली जॉर्जिया हो गया, R फॉर रशिया और T फॉर टर्की। तो ये बर्गर टी ऐसे निमोनिक बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब ब्लैक सी ग्रीन डील बेसिकली आपको पता है यूक्रेन और रशिया आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट। ठीक है, इन्हें वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो वीट और इस टाइप के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट था वो ये दो कंट्रीज़ कर रहे थे। अब जब वॉर हुआ तो एक दूसरे के वेसल्स को ये टारगेट कर रहे थे ब्लैक सी के अंदर। ऐसे में जो फूड सिक्योरिटी है स्पेशली फॉर कॉन्टिनेंट्स लाइक अफ्रीका वगैरह, वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो रहा था। इस कारण ऐसा ना हो और वर्ल्ड का जो फूड इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल में रहे, उसके लिए ये ब्लैक सी ग्रेन डील है ये चालू हुआ। इसके थ्रू दोनों ने एक दूसरे के जो वेसल्स है जो कि स्पेसिफिकली फूड ग्रेन लेकर जा रहे थे इस रीजन से, उनको हिट करना बंद कर दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ यूक्रेन के पोर्ट्स से जैसे चोर्नोमोर्स्क, ओडेसा, यूजनी, ये सब जो पोर्ट्स थे इनके थ्रू
जो सप्लाई है फूड ग्रेन्स का वो चालू हो गया था, बट बाद में रशिया ने इस डील से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। और दिस ट्रीटी वॉज ब्रोकर्ड बाय तुर्की एंड यूनाइटेड नेशन। तो इन दोनों ने, यूनाइटेड नेशन और टर्की ने हेल्प किया था इन ब्रोकरिंग दिस ब्लैक सी ग्रेन डील। सो ये याद रख लेना। आगे चलते हैं। स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक। स्कॉच अर्थ टैक्टिक मतलब ये वॉरफेयर में एक बहुत पुराना टेक्निक है। इसके अंदर क्या करता है, सपोज एक एग्जाम्पल, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी, नाजी जर्मनी की जो फोर्सेस थी वो यूक्रेन, सॉरी रशिया के अंदर एंटर, यूएसएसआर में एंटर करी थी। तो वो स्टालिनग्राड नाम का एक शहर था उस टाइम। तो स्टालिन नहीं, लेनिनग्राड था, हाँ लेनिनग्राड नाम का शहर था मे बी। ठीक है, मैं नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, बट इन दोनों में से कोई एक नाम था। तो उसके ऊपर उन्होंने सीज ले डाउन करने वाले थे, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारे आसपास खेत खलियान थे, जिसके थ्रू फूड ग्रेन्स भी एम्पल मिल सकता था, पानी भी एम्पल अवेलेबल था। तो जब यूएसएसआर फोर्सेस को ऐसा लगा, या सोवियत फोर्सेस को ऐसा लगा कि ये वाले जो है इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट कर सकते हैं नाजी फोर्सेस, तो उन्होंने भागने से पहले पूरे शहर को आग लगा दिया, सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दी, सारा खाना अनाज जो था वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसे बोलते हैं स्कॉच और टैक्टिक। इसके पीछे आइडिया ये है कि आप ग्राउंड को बिल्कुल ख़त्म कर दो, ताकि जो आने वाली जो फोर्सेस है उस रीजन के अंदर, वो उसको उससे कोई रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाए। और अगर वो रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे उसके रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे, और वो उनके मोराल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उस एरिया को ऑक्यूपाई करके, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उनका मोराल डाउन हो जाएगा। खैर, तो ये है स्कॉच अर्थ टैक्टिक। नेक्स्ट, डर्टी बॉम्ब एक इशू चल रहा है, बिकॉज यूक्रेन का कहना है कि रशिया जो है ये डर्टी बॉम्ब्स इस्तेमाल करा उनके उनके फोर्सेस के ऊपर। तो डर्टी बॉम्ब बेसिकली एक ऐसा बॉम्ब है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन नहीं करें, जैसे एटम बॉम्ब में तो क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। बट डर्टी बॉम्ब में हम सिर्फ जो यूरेनियम या जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं उनको हवा में स्कैटर कर रहे हैं, ताकि उससे जो रेडियो एक्टिविटी है उसके थ्रू जो भी फोर्सेज है वहाँ पे डिप्लॉयड, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो या वो हार्म हो। ठीक है, ड्यू टू रेडियो एक्टिव एक्सपोजर। तो ये एम है डर्टी बॉम्ब के पीछे, इसमें कोई अलग से न्यूक्लियर फिजन वगैरह कुछ नहीं होता है। सो ये एक चीप और क्विक वे है देन यूजिंग अ न्यूक्लियर वेपन। तो ये पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नॉर्थ सी समिट। सो अभी सेकेंड नॉर्थ सी समिट हुआ था, इसलिए ये वाला नॉर्थ सी समिट जो है ये न्यूज़ में है। एंड ये आप मैप में देखो, नॉर्थ सी आप यहाँ पे देख सकते हो। इस साइड यूके है, इस साइड ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जिसमें नॉर्वे स्वीडन, ठीक है, और आगे फिनलैंड है, बट मेजरली ये दो कंट्रीज़ ही है, नॉर्वे स्वीडन। और नीचे आप देख सकते हो जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस आ जाता है। सो इन कंट्रीज़ के बीच में ये नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी बेसिकली अटलांटिक ओशन का एक एक्सटेंशन है, राइट। यहाँ पे आइलैंड्स भी याद रख लेना। ऑर्कनी आइलैंड हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, यूके के अंदर। शार्टलैंड आइलैंड यूके के अंदर। ये ऑर्कनी आइलैंड चाहता है कि हम नॉर्वे का एक सेल्फ गवर्न टेरिटरी बन जाए, ठीक है। सो इसलिए ये न्यूज़ में था। अभी नॉर्थ सी के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्थ सी समिट जो है, इसके थ्रू ये जो यूरोपियन, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज का, दे वांट टू मेक द नॉर्थ सी द लार्जेस्ट पावर हाउस ऑफ यूरोप बाय 2050। अब इसके अंदर वो ऑफ शोर विंड कैपेसिटी जो है, जो अभी 120 गीगावाट है, बाय 2030 उसको बढ़ा के 300 गीगावाट करेंगे बाय 2050। ठीक है। सो ऑफ शोर मतलब यहाँ पे समुद्र के अंदर जो हवाएं चलती है उसका आप काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करोगे बाय प्लेसिंग अ विंड मिल इन द ओशन या सी। ठीक है। सो यहाँ पे आप प्लेस करके वो जो विंड है उसका इस्तेमाल करोगे, और उससे यहाँ पे ये विंड मिल को घुमाओगे। तो इस तरीके से इससे ऑफशोर विंड प्रोड्यूस होगा, और इस तरीके से नॉर्थ सी जो है दिस विल बिकम द पावर हाउस ऑफ द यूरोप। क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें 7 यूरोपियन कंट्रीज है, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड भी है इसमें इंक्लूडेड, लग्जमबर्ग भी है, और नीदरलैंड्स भी है। इसके अलावा 2 नॉन ईयू कंट्रीज भी है, विच इज़ नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। पहला जो समिट हुआ था वो डेनमार्क में होता है 2022 के अंदर, और वहाँ पे एस्बर्ग डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुआ था। अब ये एस्बर्ग डिक्लेरेशन जो है, दिस इज एम्ड एट मेकिंग द नॉर्थ सी इनटू द ग्रेट पावर प्लांट ऑफ यूरोप।
जो अभी हम लोगों ने बात किया था वही सेम चीज़ इन्होंने अपने डिक्लेरेशन में भी निकाला। तो आपको याद होना चाहिए नॉर्थ सी समिट या एप्सबर्ग डिक्लेरेशन जो है उसका काम या उसका पर्पस यही है कि नॉर्थ सी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन है थ्रू ऑफशोर विंड एनर्जी उसे बढ़ाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो कुछ और रिसेंट डेवलपमेंट। पहला है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस स्पेसिफिक पार्टनरशिप CPTPP। सो अभी यूके ने इसको ज्वाइन किया है एंड दिस बिकेम द फर्स्ट न्यू मेंबर एंड द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू ज्वाइन द CPTPP। ठीक है, सो ये जो इनिशिएटिव है दिस वाज साइंड इन मार्च 2018 एंड केम इनटू फोर्स इन दिसंबर 2018 और दिस रिप्लेस द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP को रिप्लेस किया है। ये जो TPP है ये एक्चुअली डिसॉल्व कर दिया गया था या ख़त्म हो गया था जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें से विड्रॉ कर लिया था। तो उसकी जगह ये नया एग्रीमेंट बनाना चाहते थे। ट्रम्प के अंडर इन्होंने विड्रॉ कर लिया और फिर बाइडन के अंदर इन्होंने वापस कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट सो इट्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 11 नेशन। तो ये जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके अंदर जो कंट्रीज है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। बट यूनाइटेड किंगडम ने इससे ज्वाइन कर लिया और ये यूरोप का पहला कंट्री बन गया जिसने इसे ज्वाइन किया। उसमें कंट्री इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आती है विच इज़ ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मेक्सिको, न्यूजीलैंड। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये इस CPTPP का पार्ट है, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो विंडसर फ्रेमवर्क। सो 2023 के अंदर यूके और EU ने एक नया डील साइन किया है जिसका नाम है विंडसर फ्रेमवर्क, जो कि रिप्लेस करेगा नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को। अब ये पूरा ये जो प्रोटोकॉल है या जो विंडसर फ्रेमवर्क इसका ज़रूरत क्या पड़ा, तो आपको पता है ब्रेग्जिट हुआ। कहाँ से ब्रेग्जिट या ब्रिटेन कहाँ से निकला, EU में से निकला। ठीक है, अब आपको पता है जो ब्रिटेन है या जो यूके है दिस कंबाइंस ऑफ 4 रीजन्स जिसमें स्कॉटलैंड आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, वेल्स आता है, राइट, और इंग्लैंड आता है। तो अब जब यूके बाहर निकल रहा है तो उसके साथ के ये जो रीजन्स थे इनका क्या रिलेशन होगा EU के साथ, इसके ऊपर काफ़ी असमंजस था, मतलब इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन यूनियन मतलब एक टाइप का कस्टम यूनियन था जहाँ पे फ्रीली लोग भी ट्रैवल कर सकते थे और सामान भी ट्रैवल कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब ब्रिटेन इसमें से बाहर आ चुका है EU में से। तो ऐसे में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था या जो कस्टम्स का जो मूवमेंट था अब वो टोटली फ्री नहीं रहेगा, उसके ऊपर टैरिफ लगने लगेगा। तो ऐसे में नॉर्दर्न आयरलैंड का कैसे कोऑर्डिनेशन करेगा EU के साथ और कैसे कोऑर्डिनेट करेगा यूके के साथ या ब्रिटेन के साथ, उसके लिए नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल बनाया गया था। सो इट वॉज अ पोस्ट ब्रेग्जिट एग्रीमेंट दैट क्रिएटेड अ कस्टम बॉर्डर बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड जो था वो EU के अंदर रहना चाहता था, फॉर दैट रीजन ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल बनाया गया और अब उसको रिप्लेस करने के लिए विंडसर फ्रेमवर्क बनाया गया। अब इससे ज़्यादा इसमें कोई जानकारी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, इतना अगर आपको याद है विंडसर फ्रेमवर्क और नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल और उससे आप रिलेट कर पा रहे हो विद ब्रेक्सिट, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ा ये नॉर्थ आयरलैंड वाला प्रोटोकॉल। बिकॉज एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड आयरलैंड। तो आपको पता होना चाहिए पहले ना आयरलैंड वाज टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन ओनली, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का ही टेरिटरी था, वो रूल कर रहे थे। लेकिन फिर आयरलैंड के जो लोग थे उनकी डिमांड थी कि हमें इंडिपेंडेंट करो। तो काफ़ी समय तक ना यहाँ पे टेररिज्म वगैरह चलता रहा था और 1998 में इसको रोकने के लिए फिर इन्होंने गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन किया जिसके थ्रू नॉर्थ आयरलैंड डिफरेंट टेरिटरी बना जो कि यूनाइटेड किंगडम में आ गया और बाकी रेस्ट ऑफ द आइलैंड वॉज बिकेम इंडिपेंडेंट। तो इसके थ्रू जो रिलेशन था इन 3 रीजन के बीच में वो एस्टैब्लिश किया गया थ्रू द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट और इसीलिए ये नॉर्थ आयरलैंड प्रोटोकॉल और विंडसर फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत पड़ा। ठीक है, और इसको भी अभी 25 साल हो गए इसलिए ये भी टॉपिक न्यूज़ में था। सो ये पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो शटल डिप्लोमेसी टर्म है। शटल डिप्लोमेसी मतलब ऐसी कंट्रीज़ के बीच में जहाँ पे रिलेशन जो है अभी काफ़ी फ्रेजाइल है या फिर रिलेशन अभी काफ़ी ख़राब है। तो ऐसे में जो दोनों कंट्रीज़ के लीडर होते हैं वो आपस में जाते नहीं हैं, विजिट नहीं करते,
तो उनकी जगह जब डिप्लोमेट्स विजिट करते हैं टू इम्प्रूव द रिलेशन और टू टॉक, तब उसको शटल डिप्लोमेसी कहते हैं। और अभी ये शटल डिप्लोमेसी जापान और साउथ कोरिया के बीच में हो रही थी। सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन ये काम का नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। स्पिरिट ऑफ कैम्प डेविड अगेन काम का नहीं है, वी कैन स्किप दैट। हाँ, बस एक चीज़ याद रखना, अभी हम लोगों ने 1978 कैम्प डेविड अकॉर्ड्स के बारे में बात किया था, वो इजिप्ट और इसराइल के बीच में थे। बट ये जो स्पिरिट ऑफ कैम्प डेविड है, दिस इज summit that is hosted to showcase the unity of countries like United States, Japan and South Korea। ठीक है, ताकि जो चाइना का जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है इस रीजन में और नॉर्थ कोरिया की जो तरफ से जो थ्रेट है उसे वो काउंटर कर सके, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कैम्प डेविड अकॉर्ड याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब ये वाला पार्ट मैंने बताया, इस सिक्योरिटी वाला पार्ट ज़बरदस्ती ऐड कर दिया गया है, इसका ज़्यादा कोई रेलेवेंस है नहीं हमारे लिए। ठीक है, ये मीन्स वगैरह जो है वो पार्ट में थोड़ा काम आएगा। हाँ, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देख सकते हैं। जैसे इसमें पहला देखो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें इंडिया का भी 13th रैंक आया है। और ये रिलीज कौन करता है? दिस इज रिलीज बाय इंडिया, सॉरी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये जो इंस्टीट्यूट है इसे रिलीज करता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को। अब आगे चलते हैं। यूएपीए वगैरह मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी अगेन कुछ काम का नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये थोड़ा सा देख लो। ठीक है, पीएमएलए 2002 का ये एक्ट है, राइट। और इसके एक्ट के अंदर आपको ईडी को पावर मिला हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। ईडी को और कौन से एक्ट के अंदर पावर मिला हुआ बता सकते हो अपार्ट फ्रॉम पीएमएलए? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो याद रखना, पीएमएलए और फेमा के अंदर पावर है। इसके अलावा एक और एक्ट आया था 2018 का, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसके अंदर भी कुछ एक पावर्स मिली हुई हैं। बट लार्जली ये दो जो लॉज हैं इसके अंदर पावर रहता है। और आपको पता है ये बहुत सारे अभी केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से ये पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो इशू है ये न्यूज़ में। ठीक है, तो इतना आई थिंक सफिशिएंट है इसमें। आगे चलते हैं। ग्लोबल न्यूक्लियर रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। रशिया ने अभी रिसेंटली उसके पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिससे उन्होंने रशिया को जो रैटिफिकेशन ऑफ सीटीबीटी उसको उन्होंने रिवोक कर दिया है। अब सीटीबीटी क्या है? दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्यों उन्होंने इसे बैन किया? बिकॉज यूएस ने इसमें से पुल आउट कर दिया है। ठीक है, यूएस ने मतलब साइन किया था बट रैटिफाई नहीं किया। तो ऐसे ही इन्होंने भी बोला कि हम भी अब जो है इसको रिवोक कर रहे हैं जो हमारा रैटिफिकेशन था। तो सीटीबीटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। दिस प्रोहिबिट्स एनी न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब कहीं पे भी आप न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके ऊपर टोटल प्रोहिबिशन है, आप कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हो। सो इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम इंडिया देर आर सर्टेन अदर नेशंस लाइक चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, ईरान, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे रेटिफाई नहीं किया। नेक्स्ट, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में आया था ये। दिस ट्रीटी बैंड यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स और टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, अंडर वाटर। ठीक है, तो ये कहीं पे भी आपको टेस्ट करना है, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो, आउटर स्पेस में हो, अंडर वाटर में हो, तो इसको इंडिया ने साइन किया हुआ और रेटिफाई किया हुआ है। लेकिन आपको पता है इंडिया ने 1974 में और फिर 1999 के अंदर टेस्ट कर लिए न्यूक्लियर। तो वो कैसे टेस्ट किए जबकि हमने इस ट्रीटी को साइन करा हुआ है? एनी आइडिया क्यों किए, कैसे किए? अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन। था क्या? करेक्ट, वो जो एक्सप्लोजन हम लोगों ने किए थे ना वो अंडरग्राउंड थे। फॉर दैट रीजन ये ट्रीटी के अंदर होते हुए भी हम लोगों ने उसे बिना किसी रिप्रिकॉशन वो टेस्ट कर लिए। इसीलिए हम लोगों ने सीटीबीटी नहीं साइन किया, क्योंकि सीटीबीटी बोलता कहीं पे भी नहीं करना। पीटीबीटी बस इतना बोलता था कि एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में या अंडर वाटर नहीं करना, बट अंडरग्राउंड के लिए कुछ नहीं बोलता था। नेक्स्ट, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। सो ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये बेसिकली लिमिट करता है ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय P5 नेशंस ओनली। मतलब उन्हीं के पास हो सकता है, बाकी जितने भी कंट्रीज है न्यूक्लियर वेपन्स है उसको गिव अप कर दे। तो इसको इंडिया ने नहीं साइन किया, साउथ सूडान ने नहीं साइन किया, इसराइल, पाकिस्तान, इन सब ने नहीं साइन कर रखा है। नॉर्थ कोरिया ने इसे साइन किया था बट बाद में विड्रॉ कर लिया। इसके अंडर, इस एनपीटी के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA,
ये बेसिकली बॉडी है विच इज़ इंटरेस्टेड विद द वेरिफिकेशन अंडर दिस ट्रीटी, मतलब कोई कंट्री जो है वो एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन रख रहा है कि नहीं रख रहा, उसका जो चेकिंग है वो IAEA करता है। सो इंडिया ने इसे साइन नहीं कर रखा है बिकॉज इंडिया का मानना है कि दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। इंडिया बात करता है फुल एंड यूनिवर्सल एंड परमानेंट डिसआर्मामेंट के बारे में, बट ये डिस्क्रिमिनेट करता है NPT। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इट इज़ फर्स्ट लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स अडॉप्टेड बाय UN। ये 2021 में फोर्स में आया है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। साइन बाय 91 स्टेट्स एंड रेटिफाइड बाय 68 स्टेट। अभी इंडिया ने नहीं कर रखा है इसको साइन, ठीक है, सो ये याद रख लेना। अब मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन। आगे चलते हैं, कुछ और ट्रीटीज़ है, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का। तो ये स्पेस वगैरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में तो बात करता ही है, साथ साथ ये प्रोहिबिट करता है ऑफ प्लेसिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन द स्पेस, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को कोई स्पेस में नहीं रखता है, उसको प्रोहिबिट करता है ये ट्रीटी। नेक्स्ट है फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, FMCT। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, प्रपोज किया जा रहा है, जिसके थ्रू जो मटेरियल जिसके थ्रू न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। अब ये दो टाइप के मटेरियल के ऊपर लगेगा, एक तो है हाईली एनरिच यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम। अब आप लोगों से सवाल रहेगा, अगर मेरे को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उसके लिए कितना लेवल, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट चाहिए होगा मुझे, व्हाट इज द लेवल ऑफ एनरिचमेंट दैट 60%. इज नीड। 60% से थोड़ा हाई, इट्स अराउंड 90% चाहिए होता है। 90%. मतलब 60% भी काफ़ी एनरिच है, उस टाइप तक भी बॉम्ब हो सकता है, बट अभी तक जो कन्वेंशनल बॉम्ब्स होते हैं उनमें अराउंड आपको 90% से अबव चाहिए, ठीक है, तो ये हाईली एनरिच प्लूटोनियम इसको बोलेंगे। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी START 1, START 2 और न्यू स्टार्ट, ये सारी ट्रीटी जो है रशिया या सोवियत यूनियन और US के बीच में साइन हुए थे, जिसके थ्रू वो जितना भी उनका स्ट्रैटेजिक वेपन्स है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे थे, ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, स्पेस वॉरफेयर। तो हम लोगों ने ना एक नियर स्पेस कमांड करके साइंस एंड टेक में ये जो चीज़ थी वो देखी थी। तो नियर स्पेस कमांड क्या होता है, मतलब ना तो ये स्पेस के अंदर है, स्पेस मतलब हम जब अबाउ 100 किलोमीटर से ऊपर चले जाते हैं ना, तो कार्बन लाइन होती है, वहाँ पे कार्बन लाइन के ऊपर ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है, और उसके ऊपर थोड़ा सा हम जैसे जैसे जाने लगते हैं वहाँ पे फिर कोई बॉडी को अगर आप सस्पेंड कर दोगे तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उसकी वजह से एक स्टेबल ऑर्बिट में रहता है, बट उससे नीचे वो, अगर उसको आप स्टेबलाइज करने की कोशिश करोगे 100 किलोमीटर से नीचे, तो वो होगा ही नहीं, वो क्या होगा, वो वापस से ग्रेविटी के एक्शन से नीचे आके गिर जाएगा। तो नियर स्पेस वही एरिया है, दिस is the part of the earth atmosphere between 20 to 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये वो रीजन है जहाँ पे कोई सैटेलाइट रुक नहीं सकता, बिकॉज ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, कोई सैटेलाइट इस इतने ऑर्बिट में प्लेस करोगे तो वो नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे किसी प्लेन को भी नहीं छोड़ सकते बिकॉज हवा बहुत कम है, एयर इज़ वेरी वेरी लाइट या वेरी वेरी मतलब कम डेंस है, यहाँ पे बहुत थिन है, जिसकी वजह से नॉर्मल सिविलियन या मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं ट्रैवल कर सकते इस रीजन में, बट हाँ कोई हाईली स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट है वो ज़रूर इधर ट्रैवल कर सकता है। सो इस रीजन के अंदर चाइना ने अभी कुछ मॉडर्न हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिप्लॉय किए हैं यूजिंग सब एयरक्राफ्ट्स। इसके अलावा वो स्पाई बलून्स का भी इस्तेमाल करेगा। एक स्पाई बलून आपको याद है US ने फोड़ दिया था चाइना का, जो उसके कोस्ट के ऊपर आ गया था, तो वो स्पाई बलून्स और सोलर पावर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके वो ये नियर स्पेस जो कमांड है उसको रन कर रहा है चाइना, ठीक है। अब इंडिया और बाकी कंट्रीज भी अपना ये जो नियर स्पेस कमांड है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो याद रखना इसका जो लिमिट होता है ये 20 से 100 किलोमीटर का जो दायरा है हमारे अर्थ की सरफेस से, उसमें देखने को आपको ये मिलेगा। सो दिस इज जनरली कंसीडर्ड एज अ नो मैन लैंड रीजन, क्योंकि हवा एकदम कम है, इसलिए कोई एयरक्राफ्ट, नॉर्मल एयरक्राफ्ट यहाँ पे नहीं रह सकता है। आगे चलते हैं, अब ये सारी ट्रीटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज ट्रीटीज।
ड्रग ट्रैफिकिंग अगेन मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। साइबर सिक्योरिटी अगेंस्ट मेंस में पढ़ोगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ डिटेल हमारे यहाँ पे भी अगेन काम का नहीं है। रैंसमवेयर वगैरह वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। सो आगे चलते हैं, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। जैसे एक है अकूस्टिक साइड चैनल अटैक्स। अकूस्टिक मतलब साउंड वेव्स से लेना देना है इसका। तो ये एक ऐसा अटैक है जिसके अंदर कोई हैकर जो है वो आपके डिवाइस पे जब आप अपना पासवर्ड एंटर करते हो, तो जब आप अपना पासवर्ड एंटर करते हो तो आप कुछ कीबोर्ड पे बटन्स प्रेस करते हो, उस की स्ट्रोक से निकलने वाली जो आवाज़ है उसको एआई के थ्रू एनालाइज करके आपका पासवर्ड डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज अकूस्टिक साइड चैनल अटैक। तो ये एआई का इस्तेमाल करता है और आपके की स्ट्रोक से निकलने वाली साउंड को एनालाइज करके उससे आपका जो कोड है उसको डिकोड कर सकता है। नेक्स्ट, स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग मतलब क्या हो गया कि बेसिकली ईमेल अटैक्स होते हैं। जैसे आपको बहुत सारे ईमेल भेज दिए जाते हैं, है ना, एक साथ कई सारे लोगों को ईमेल भेज दिया जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा ये कोको कोला की आपको लॉटरी लगी है, या फिर आई एम अ नाइजेरियन प्रिंस आई एम स्टक हियर, या मेरे पास एक बिजनेस डील है, ऐसा करके मेल आते हैं। तो ये सब फिशिंग मेल होते हैं। लेकिन स्पीयर फिशिंग मेल जो होता है ना, ये बहुत ही प्रिसाइज होता है और हाईली पर्सनलाइज होता है। सपोज मेरे को पता है यहाँ पे कोई पर्सन एबीसी है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसमें एबीसी का नाम लिख दूंगा प्रॉपर कि यार मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, आप आके मेरे को निकालो, मैं आपको ऐसे से आपका जो बैंक अकाउंट है एचडीएफसी में उसमें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तो सामने वाले को लगेगा हाँ इसको सारी डिटेल्स पता है, तो ये कोई जेन्युइन बंदा ही होगा, राइट। तो ये स्पीयर फिशिंग होते हैं, हाईली पर्सनलाइज अटैक होता है। ऐसे ही स्मिशिंग एक अटैक होता है। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन जो होता है या फिर ह्यूमन एरर्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप फ़ोन करोगे किसी को, आप बोलोगे हाँ मैं ये मंत्रालय से बोल रहा हूँ और मेरे को ये वाली डिटेल चाहिए, या मैं ईडी से बोल रहा हूँ और आपके घर पे रेड पड़ने वाली है, तो आप थोड़ा पैसा जो है वो सेटल करना चाहते हो तो मेरे पास भेज दो, ठीक है। तो इस टाइप के अगर कोई अटैक है जहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम स्मिशिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक मालवेयर आया है नया, फ्लू हॉर्स करके। एक बार यूपीएससी ने ऐसे पूछ लिया था, वाना कराए पेटा कराए ये क्या है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे मालवेयर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये एंड्रॉयड मालवेयर है फ्लू हॉर्स करके, जिसे अभी डिस्कवर किया गया ऑन सर्टेन डिवाइसेस। और ये बेसिकली कुछ मेलिशियस जो ऐप्स होती हैं उसके थ्रू जो यूजर्स होते हैं उनको टारगेट करता है, राइट। और ये आपके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे आपका बैंक का पासवर्ड या ओटीपी वगैरह, उसको जो हैकर है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। बाकी इसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो वी कैन स्किप दैट पार्ट। आगे थिएटर कमांड भी अगेन काम का नहीं है। डीआरडीओ साइंस एंड टेक में हम लोग पढ़ चुके हैं, सीएपीएफ मेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट देखो कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट में, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। ये आईएफएससी सेंटर है जो कि इंडिया का गुरुग्राम के अंदर हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर रखा है। सो अभी 2023 के अंदर दिस मार्क द 5 ईयर कंप्लीशन ऑफ द आईएफसी आईओआर। द इंडियन ओशन रीजन इज होस्टेड बाय इंडियन नेवी। तो याद रखना कौन इसे होस्ट करता है, इंडियन नेवी इसे होस्ट करता है। और ये एस्टैब्लिश किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर एट गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में ये जो आई मैक है इसके अंदर ये आईएफएससी है। यहाँ पे डिफरेंट नेवीज, हमारे जो पार्टनर नेशंस हैं उनके जो नेवल ऑफिसर्स हैं वो लाइजियन ऑफिसर की तरह काम करते हैं। लाइजियन मतलब जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करें, तो वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है हम ऑस्ट्रेलिया का जो लाइजियन ऑफिसर अपॉइंटेड है हमारे आईएफसी में उसको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी है तो वो अपने लाइजियन ऑफिसर को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगी और फिर वो इंडियन जो आईएफएससी है उसको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आईएफएससी वर्क करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव। सो हमारे इंडिया के जो एनएसए अजीत डोभाल, ही अटेंडेड द 6th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव इन मॉरिशस। अभी जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है इसमें कौन कौन कंट्रीज है ये पता होना चाहिए। सो इसमें इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है, और इसके साथ साथ मॉरिशस भी अभी इसमें मेंबर बन गया है। और इसमें बांग्लादेश और सेशल्स जो है इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, तो ये पता होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो कोलंबो जो है वो
श्रीलंका के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट। ठीक है, इसका काम क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी को टैकल करना है। फिर सो ये इसमें याद रखना। आगे चलते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया और बेल्जियम के बीच में एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन हुए हैं। ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी का मतलब ये है कि लेट्स से कोई किसी पर्सन के खिलाफ कोई सर्च वारंट या समन जारी करना है, जो कि भगोड़ा डिक्लेयर हो गया एक कंट्री से, और वो भाग के लेट्स से इंडिया से बेल्जियम चला गया या बेल्जियम से इंडिया आ गया, तो दोनों कंट्रीज़ के जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं दे कैन बी एग्जीक्यूटेड इन बोथ ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, सपोज इंडिया से कोई भाग के बेल्जियम चला गया, तो यहाँ से अगर इंडियन कोर्ट कोई सर्च वारंट या समन जारी करेगा तो उसके हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बेल्जियम में। तो ये है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए नोडल अथॉरिटी कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए नोडल एजेंसी रहेगा। ठीक, सो ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी में अभी रशिया ने पुल आउट कर लिया, और इससे पहले यूएस ने भी विड्रॉ कर लिया था। सो ओपन स्काई ट्रीटी न्यूज़ में आ जाता है। तो ओपन स्काई ट्रीटी का मतलब ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर जितने भी पार्टीज होते हैं वो एक दूसरे के कंट्री में जाके रिकॉनेसेंस कर सकते हैं। अभी जो रिकॉनेसेंस है मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं कि उसके मिलिट्री एयरक्राफ्ट कितने हैं, उसके पास मिलिट्री फोर्सेस कितने हैं, या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उसको चेक कर सकते हैं। और ये एक शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड रिकॉनेसेंस फ्लाइट होती है। मतलब सपोज यूएस से प्लेन उड़ेगा, रशिया में जाएगा, रशिया के अंदर चेक करेगा कि हाँ इसके पास कितना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सेम चीज़ रशिया का एयरक्राफ्ट जाकर, एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जाकर रिकॉनेसेंस करके आ सकता है। ये क्यों किया जाता था? ताकि दोनों कंट्रीज़ को कॉन्फिडेंस आए एक दूसरे के ऊपर कि हाँ इन्होंने अपना जो वेपन्स है वो कंट्रोल में रखे हुए हैं, ये वेपन्स अपने बढ़ा नहीं रहे। पहले क्या था, दोनों कंट्रीज़ को ऐसा लगता था हाँ वेपन्स बढ़ा रहे हैं, और दोनों कंट्रीज आर्म्स रेस के अंदर शामिल हो जाते थे। तो आर्म्स रेस में नहीं शामिल हो, एक दूसरे के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करें, तो उसके लिए ये ओपन स्काई ट्रीटी जो था चालू किया गया था। अब इसमें यह याद रखना, इंडिया और चाइना आर नॉट द मेंबर टू दिस ट्रीटी। केवल 33 नेशंस है जिन्होंने रेटिफाई किया है इस ट्रीटी को। ठीक है, सो याद रखना, ओपन स्काई ट्रीटी और ओपन स्काई एग्रीमेंट अलग चीज़ होता है। ओपन स्काई एग्रीमेंट मतलब दोनों कंट्री के अंदर जो एयरलाइंस है दे कैन ऑफर सर्विसेज, मतलब वहाँ पे कोई ज़्यादा टैक्स वगैरह या फिर कोई ज़्यादा उसके ऊपर बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगेंगे। ठीक है, वो ओपन स्काई एग्रीमेंट होता है। बट ओपन स्काई जो ट्रीटी है दैट रिलेट्स विद आर्म्स कंट्रोल। ठीक है, सो ये था ओपन स्काई ट्रीटी। अब आगे चलते हैं, न्यू स्टार्ट स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो ये बेसिकली ट्रीटी था जिसके थ्रू जो रशिया है और जो यूएस है उन्होंने अपना जो स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स है, जैसे रॉकेट्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, उनको कम करने की बात की। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज न्यूक्लियर वेपन्स, उनको कम करना, उनको लिमिट में लाने के लिए ये फोर ट्रीटी जो था ये साइन किया गया था। ठीक है, सो ये याद रख लेना। और अभी रशिया ने सस्पेंड कर दिया ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी को। सो अब यूएस और रशिया के बीच में ऐसा कोई आर्म्स कंट्रोल वाला अब कोई ट्रीटी बचा नहीं। ठीक है, जितने थे वो सब एक्सपायर हो गए। सो इतना ही इसमें पता होना चाहिए, बाकी ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सो विद दैट हमारा ये जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पीटी है देर इज़ डन। ठीक है, ये केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ये सब हम पहले देख चुके हैं, तो ये काम का नहीं है। ठीक है, तो रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी ने काफ़ी लंबे समय से ये एक्सरसाइज वगैरह पूछी नहीं है, तो आई पोस्ट दिस इमेज इन द ग्रुप, वहाँ से देख लेना। इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने लायक नहीं है। सो विद दैट PT 365 ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज ओवर। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए सेशन को वाइंड अप करते हैं।